हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी चैंपियन के अंदर। तो जैसा कि आपको पता है, जो बीए, बीएससी और बीकॉम के जो सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर है, वो एग्ज़ाम है, वो शुरू हो चुके हैं अलग अलग यूनिवर्सिटियों के। तो आज मैं आपके सामने जो जर्नल इंग्लिश का पेपर होता है, सामान्य इंग्लिश का, फाउंडेशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, एक कंप्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन, जो एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स के अंदर जो पेपर होता है आपका जनरल इंग्लिश का सेकंड सेमेस्टर का, वो आपके सामने मैं पेपर लेके आ चुका हूँ। ये भी मतलब थोड़े दिन पहले एग्जाम हुआ था किसी यूनिवर्सिटी का सेकंड सेमेस्टर का, जैसे कि आप देख सकते हो। तो उसके जो मैं आंसर की आपके सामने लेके आया हूँ, ये आप सभी यूनिवर्सिटियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपकी जो यूनिवर्सिटी है, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उसमें से आप इस पेपर को देखकर हेल्प ले सकते हो कि पेपर किस प्रकार से पूछा जाता है और आपको किस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। साथ के साथ पूरी की पूरी आंसर की भी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। चलो तो शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो को। लेकिन इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपन। आज का पहला क्वेश्चन वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आपके एग्जाम में देखो, जो कंप्रीहेंशन का जो आपका ये पेपर होगा, इसमें दो प्रकार से आपके सामने चीजें आती हैं। क्या तो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन पूछा जाएगा, या एंटोनिम या सिनोनिम का। ठीक है, वोकेबलरी में ये तीन टाइप होते हैं। इनमें से आपका जो क्वेश्चन है वो हमेशा किस में आएगा, ऑप्शन के रूप में आएगा। मतलब क्या तो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने होंगे या फिर एंटोनिम सिनोनिम में से एक चीज करनी होगी। तो मैं आपको अगर प्रीफर करूंगा, आप हमेशा एंटोनिम जो सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, अनेकार्थक शब्द वाले शब्द, वो वाले करना। तो पहला क्वेश्चन है, वन हु लव इज कंट्री, मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को से प्यार करता है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, देशभक्त कहते हैं। तो ये तो बात इंग्लिश में थी, हिंदी में थी। इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेट्रोइट। तो स्पेलिंग क्या होती है पेट्रोइट की, PATRIOT, पेट्रोइट। स्पेलिंग फिर से बता देता हूं, PATRIOT, पेट्रोइट। तो देशभक्त को स्पेलिंग इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेट्रोइट कहते हैं। इसमें बी नंबर क्वेश्चन है, ए प्लेस वेयर ऑर्फन्स लाइव, मतलब ऐसी जगह जहां पर ऑर्फन मतलब क्या होते हैं, अनाथ। तो ऐसी जगह जहां पर अनाथ लोग रहते हैं, वहां उसे क्या कहते हैं, अपन अनाथालय कहते हैं। तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है, वो होती है ऑर्फनेज, ORPHANGE। तो ये स्पेलिंग होती है ऑर्फनेज की, ORPHANG। ऑर्फनेज मतलब अनाथालय। अगला क्वेश्चन है, ए लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय हिमसेल्फ, मतलब कोई व्यक्ति के द्वारा, हिस्ट्री मतलब इतिहास, वन सेल्फ मतलब खुद के ऊपर, मतलब आया को ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के बारे में कोई कहानी लिखता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आत्मकथा। उस कहानी को क्या कहा जाता है, आत्मकथा। तो सुनी होगी कोई व्यक्ति, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है, और जो सभी व्यक्तियों की आपने आत्मकथाएं को नाम सुना होगा। तो इसको क्या कहते हैं अपन, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, ऑटो, AUTO, बायोग्राफी, BIOGRAPHY। देखो, दो चीज की होती है। मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको एक्स्ट्रा हेल्प कर देता हूं। ए पर्सन, ए लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ, जो खुद के द्वारा लिखी जाती है, उसको तो क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी। ऑटो मतलब खुद के द्वारा, बायोग्राफी मतलब खुद की लेखनी। ठीक है, लेकिन इस पर्सन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, ए लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय समवन, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा अगर कोई लाइफ हिस्ट्री लिखी जाती है, उसको क्या कहा जाता है, उसमें ऑटो हट जाएगा, उसमें सिर्फ बचेगा बायोग्राफी। समझ गए। अगला क्वेश्चन है, वन हु डज नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, ऐसा व्यक्ति जो ये नहीं जानता है कि पढ़ना लिखना किसे कहते हैं, मतलब ऐसा व्यक्ति जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है, तो उसे क्या कहते हैं अपन, अनपढ़। ठीक है, अनपढ़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलिटरेट बोलते हैं। ठीक है, स्पेलिंग में आपको बता देता हूं, ILLITERATE, इलिटरेट। और जो ये क्वेश्चन है, इनके आंसर किया है, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक है, वो मैंने मेरे जो कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वन हु कांट बी डिफेक्टेड। अच्छा, इस क्वेश्चन का एक और बता देता हूं मैं। ऐसा एक पर्सन ऐसे भी पूछा जा सकता है, वन हु नो रीड एंड राइट, ऐसा व्यक्ति जो पढ़ना लिखना जानता है, तो उसे क्या लिखते कहते हैं, लिटरेट व्यक्ति, साक्षर व्यक्ति, LITERATE, लिटरेट। लिटरेट मतलब साक्षर व्यक्ति, और जो नहीं जानता उसे क्या कहते हैं, निरक्षर, इलिटरेट व्यक्ति, IL लग जाता है। ठीक है, IL हो गया, IN हो गया, ये कुछ ऐसे शब्द है जो नेगेटिव सेंस के लिए यूज किए जाते हैं इंग्लिश में, वोकेबलरी में।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है वन हु कांट बी डिफेक्टेड, ऐसा व्यक्ति जिसको हराया नहीं जा सकता उसे क्या कहा जाता है? इनविंसिबल। स्पेलिंग देख लीजिए, INVINCIBLE, इनविंसिबल मतलब अजय व्यक्ति। ठीक है। अब क्या तो आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर सकते थे इस पेपर में, या फिर आप सिनोनिम एंटोनिम कर सकते थे। सिनोनिम समानार्थी होते हैं और एंटोनिम क्या होते हैं? विलोम शब्द। तो ये जो सबसे पहला शब्द जो आपको पूछा गया था वो क्या था? ओल्ड। ओल्ड मतलब क्या होता है? वृद्ध व्यक्ति। तो ओल्ड के जो सिनोनिम होते हैं वो क्या होते हैं? एल्डर, ELDER, एल्डर हो गया, एज्ड हो गया। एज्ड मतलब क्या होता है? वृद्ध व्यक्ति हो गया। एल्डर भी वृद्ध व्यक्ति होता है, और ओल्डर हो गया। आपने सभी नाम सुने होंगे, एल्डर, ओल्डर और एज्ड हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा एल्डर, ओल्डर और एज्ड। अच्छा, एक छोटा सा मैं आपको कॉन्टेस्ट बता देता हूँ इस चीज से संबंधित, काम आएगा आपको जिंदगी में। देखो, ओल्डर और एल्डेस्ट, इन दोनों में अर्थ तो होता है किसी भी इंसान की आयु बताने के लिए, लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति की, अपने घर परिवार में अगर किसी व्यक्ति की अगर आप आयु अपने से बड़ी बताते हो, जैसे आपने बताया ही इज माई एल्डर ब्रदर, है ना, ओल्डर नहीं बोलते हैं उसमें, अपन क्या बोलते हैं? एल्डर बोलते हैं। तो अपने परिवार में, घर परिवार रिश्ते में अगर किसी को अपने से बड़ा बताना होता है तो हमेशा किसका यूज किया जाता है? एल्डर का यूज किया जाता है। लेकिन वैसे अगर नॉर्मल कॉन्टेस्ट में अगर किसी चीज को अपने से ज्यादा उम्र का बताना होता है तो अपन ओल्डर बताते हैं। जैसे माई हाउस इज ओल्ड, तो मेरा घर है वो क्या है? थोड़ा पुराना है। तो किसी भी दूसरी वस्तु से कंपैरिजन करेंगे तो ओल्ड का प्रयोग करेंगे, और अपने घर परिवार रिश्ते में किसी आयु अधिक बतानी होगी तो एल्डर का प्रयोग करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है एबिलिटी। एबिलिटी मतलब किसी भी इंसान की योग्यता के लिए यूज किया जाता है। इसके जो सिनोनिम बनेंगे वो क्या बनते हैं? कैपेसिटी, CAPACITY, कैपेसिटी। पोटेंशियल, पोटेंशियल आपने सुना होगा, उसमें कितना पोटेंशियल है। तो ये इनका क्या अर्थ होता है? योग्यता, कैपेसिटी और पोटेंशियल। डेवलप, डेवलप का अर्थ तो किसी चीज का बढ़ना, तो डेवलप होगा मतलब इसका क्या क्या होगा सिनोनिम? ग्रो हो गया, इन्वलोप हो गया, इन्वॉल्व हो गया, और प्रोग्रेस हो गया। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूं क्या क्या होंगे। ग्रो हो गया, प्रोग्रेस हो गया, और इन्वॉल्व हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गोल। गोल का क्या होता है? कोई भी इंसान का लक्ष्य के लिए अपन क्या बोलते हैं? भाई हमारा ये गोल है जीवन के अंदर, क्या लक्ष्य है? तो इसका शब्द आपने सुना होगा एम, AIM, एम। एम हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, ये होते हैं इनका सिनोनिम गोल का। फिर अगला आता है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिटी के क्या होंगे? चांस, CHANCE, चांस, ओकेजन और मोमेंट। ठीक है, अपॉर्चुनिटी मतलब कोई भी चीज की आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, उपयोगिता मिलती है, उसको क्या बोलते हैं? चांस और मोमेंट। तो ये वाले क्वेश्चन आपको वोकेबलरी के क्वेश्चन थे। अब आपको अगले क्वेश्चन होंगे ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश टू हिंदी। आपको इन सेंटेंस को इंग्लिश टू हिंदी में कन्वर्ट करना है। अब मैं आपको मेरी PDF की लेके जाता हूं जिसको मैंने बना रखा है, क्योंकि वहां से आप राइट भी करें। अब इसके अंदर जो अगला क्वेश्चन आया था वो क्या था? ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी टू इंग्लिश। मतलब आपको इन शब्दों को क्या करना है? हिंदी में आपको दे रखा था और इनको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना था। तो पहला क्वेश्चन है आज मैं बाजार में जाऊंगा, तो इसका क्या बनेगा? टुडे आई एम गोइंग इन द मार्केट। देखो, टुडे का अर्थ होता है आज, और जाऊंगा मतलब ये आगे आने वाली भविष्य में कोई भी चीज होगी, मतलब कंटिन्यूस टेंस में होगी, लगातार में। तो यहाँ पे कौन सा आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा लगातार में। टुडे आई एम गोइंग टू द इन द मार्केट। अगला सेंटेंस है कल स्वतंत्रता दिवस है, तो इसका इंग्लिश में क्या बनेगा? टुमारो इज ए इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस क्या होता है? स्वतंत्रता, और टुमारो मतलब कल, तो कल स्वतंत्रता दिवस है, इसका क्या बनेगा? टुमारो इज ए इंडिपेंडेंस डे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर C, रिवान मेरा अच्छा दोस्त है, तो इसका जो इंग्लिश में क्या बनेगा? रिवान इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो जो रिवान इज माई बेस्ट फ्रेंड, इसका क्या? रिवान मेरा अच्छा दोस्त है, इसका क्या बनेगा? रिवान इज माई बेस्ट फ्रेंड। D नंबर क्वेश्चन है कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, आपको इनको हिंदी में कन्वर्ट करना होगा। तो इसकी क्या है? हार्ड वर्क इज ए की टू सक्सेस, मतलब सफलता की कुंजी हार्ड वर्क है। E नंबर क्वेश्चन है भारत त्योहारों का देश है, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ फेस्टिवल। तो ये सभी सेंटेंस थे जिनको आपको हिंदी में दे रखा था, आपको इनको इंग्लिश में कन्वर्ट करना था। अब ऐसे सेंटेंस होंगे जो
जिनको आपको इंग्लिश में दे रखा होगा और हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हेल्थ इज वेल्थ। तो हेल्थ इज वेल्थ का क्या बनता है, स्वास्थ्य ही धन है। मतलब स्वास्थ्य ही क्या, वेल्थ का क्या होता है, पैसा, पैसा या धन के लिए यूज किया जाता है वेल्थ को, और हेल्थ मतलब स्वास्थ्य। अगला क्वेश्चन है, इट माइट रेन टुडे। माइट का किसके यूज के, माइट एक मॉडल है, और जो मे और माइट है इनका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है कोई भी सेंटेंस में पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए। ठीक है, तो क्या होगा इसका, आज बारिश हो सकती है, मतलब बारिश हो सकती है, संभावना बारिश होने की। अगला क्वेश्चन है, आई वॉज प्लानिंग टू गो टू द विलेज फेयर, विलेज फार, मैं दूर गांव जाने की योजना बना रहा हूं। फार मतलब होता है दूर, प्लानिंग का ये स्पेलिंग गलत है, PLAINING आएगा स्पेलिंग प्लानिंग की। अगला क्वेश्चन है, माई ब्रदर इज ए फेमस डॉक्टर। फेमस क्या होता है, मशहूर के लिए यूज किया जाता है, डॉक्टर मतलब चिकित्सक। तो माई ब्रदर मतलब मेरा भाई एक मशहूर या प्रसिद्ध डॉक्टर है। ठीक है, डू यू रिकॉग्नाइज हिम, रिकॉग्नाइज हिम, तो रिकॉग्नाइज का अर्थ क्या होता है, पहचानना। तो क्या इसका क्या होगा, क्या आप उसे पहचानते हो क्या। अब आपको पता है जो एक क्वेश्चन, जो ग्रामर के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 3 प्रकार के पूछे जाते हैं, मॉडल का, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो ये तीनों प्रकार के आपके क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आ गया हूं। पहला क्वेश्चन है, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो एक्टिव पैसिव वॉइस को पहले मैं बदलना सिखाता हूं आपको। क्या होता है एक्टिव पैसिव में, जो जैसे आपको अगले वाले जो टेंस होता है ना उसके अंदर चेंज करना पड़ता है। अगले वाला टेंस कैसे, जैसे प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं अपन, उसमें कैसे चेंज होगा, सबसे पहले आता है सिंपल टेंस। तो सिंपल टेंस में क्या होता है, डू व डज होता है। ठीक है, तो डू डज सिंपल टेंस किस में बदलता है, सिंपल से अगले, प्रेजेंट सिंपल से अगला टेंस कौन सा होता है, कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एक किस में कैसे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस इज, एम, आर, और जो हमेशा याद रखना एक्टिव पैसिव की जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस का सब्जेक्ट। तो ये परफॉर्मा होता है इसका मतलब, ऑब्जेक्ट, इज, एम, आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार फिर बता देता हूं आपको अच्छे से, इससे आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। सब्जेक्ट होता है उसको किस में बदलता है, ऑब्जेक्ट के अंदर बदलता है। फिर आते हैं हेल्पिंग वर्ब HV नेक्स्ट टेंस की, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस का फिर क्या आता है, सब्जेक्ट, प्लस आता है बाई, प्लस क्या आता है, सब्जेक्ट। तो ये देख लो आप, ये पूरा परफॉर्मा होता है। सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में बदल जाता है, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब अगले टेंस की, फिर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आती है बाई, और फिर आता है सब्जेक्ट। अब एक चीज और होती है, जो कंटिन्यूस टेंस होते हैं ना, कंटिन्यूस टेंस, उसमें सिर्फ एक डिफरेंट फॉर्म देखने को मिलती है आपको। क्या देखने को मिलती है, उसमें ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। इज एम आर है ना, वो इज एम आर में रहेगा, वो अगले टेंस में चेंज नहीं होता है। ठीक है, और लेकिन इसमें एक डिफरेंट है, इसके अंदर क्या आता है, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बीइंग आता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है। समझ में आ गया, वापस बता देता हूं आपको, ऑब्जेक्ट आएगा प्लस इज, एम और आर आएगा। ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। फिर क्या आता है, बीइंग आता है। ठीक है, फिर क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर आता है बाई आता है, फिर आता है जो सब्जेक्ट है वो आता है। समझ में आ गया, मतलब एक्टिव पैसिव में और बाकी केस में चेंज होते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, हेल्पिंग वर्ब अगले वाली टेंस में चेंज हो जाएगी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट आता है। लेकिन जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होती है जिसमें इज, एम, आर जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, वो कैसे चेंज होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, इज, एम, आर
वो वैसे के वैसे रहते हैं। बीइंग आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बाई आता है और सब्जेक्ट आता है। तो ये इसका परफॉर्मेंस होती है। तो सबसे पहले क्या है, चिल्ड्रन लाइक द स्वीट्स। तो सबसे पहले अपन ने पहचाना ये कौन सा टेंस था, ये था प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, तो इसको किस में चेंज करेंगे अपन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होगा। तो यहाँ पे ये क्या है, सब्जेक्ट है, यह क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अपन को सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो क्या लिखा जाएगा, स्वीट्स। ठीक है, अब स्वीट्स क्या प्लूरल है, आपको ये ध्यान रखें क्योंकि एस लगा हुआ है। अब जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है वो किस में बदल गया, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदल गया। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, स्वीट्स की जो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर आएगा। समझ गए, जो प्लूरल के लिए इज एम आर में क्या यूज किया जाता है, आर यूज किया जाता है। फिर क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लाइक की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होता है, लाइक्ड होगा। ठीक है, और प्लस क्या आएगा, बाय आएगा, और सब्जेक्ट क्या आएगा, चिल्ड्रन आएगा। तो इसका क्या बन गया, स्वीट्स आर लाइक्ड बाई चिल्ड्रन। तो आपको समझ में आया होगा मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आप समझेंगे दूसरे नंबर वाला, द हंटर सूट द डियर। तो जो हंटर है उसने डियर को सूट किया। तो सूट है ना, वो सेकंड फॉर्म है यहाँ पे। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको किस में आती है, पास्ट सिंपल टेंस में। ये किस में बदलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर बदलेगा। अब कैसे बदलेंगे, देखो इसके अंदर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, मेन वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आएगी ऑब्जेक्ट। तो डियर, डियर क्या है, सिंगुलर वर्ब है, तो इज आएगा, सॉरी वाज आएगा, क्योंकि वाज और वर्ब होती है ना उसकी। प्लस क्या आएगा, बाई प्लस हंटर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, राजीव प्ले हॉकी। अगला क्वेश्चन कौन से वाला है, राजीव प्लेड हॉकी। तो ये भी सेकंड मतलब पास्ट सिंपल टेंस है। तो इसका क्या बनेगा, हॉकी यहाँ पे गलत लिखा हुआ, वाज आएगा यहाँ पे, वॉज लाइक्ड बाय द चिल्ड्रन। तो क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इसलिए प्रेजेंट उसमें जाएगा। अगले वाला क्वेश्चन है, द डॉग चेस द कैट। तो चेस की जो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो क्या बनेगा, द कैट वाज चेस्ड बाय द डॉग। ई नंबर क्वेश्चन है, सी वाज फ्लाइंग ए काइट। तो इसका क्या बनेगा, ए काइट वाज फ्लोन बाय द सी। यहाँ पे ये गलत लिखा है, यहाँ पे इसकी ये बदलेगा, ए काइट वाज बीइंग फ्लोन बाय सी। गलत लिखा गया है यहाँ पे, ये गलत चेंज किया। इसमें क्या आएगा, ऐसे चेंज आएगा, ए काइट वॉज बीइंग फ्लोन बाई सी। तो ये चेंज होगा इसके अंदर। ठीक है, राजीव प्ले हॉकी, ये किस में चेंज होगा, हॉकी वाज प्लेड बाय द राजीव। ये तो थे एक्टिव पैसिव वॉइस। अब बदलेंगे अपन को नरेशन के अंदर। नरेशन कैसे होगा, आपको पता है नरेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको तो देखो पूरा इसका परफॉर्मेंस समझाया नहीं जा सकता है क्योंकि अलग अलग टेंस में होते हैं। लेकिन मैं मुख्य चेंज बता देता हूँ। से पास्ट टेंस में होता है तो से और सेज है वो सेड या टोल्ड में बदलते हैं। समझ में आया आपको, सॉरी, जो से और सेज होता है ना वो तो बदलता है टोल्ड और टोल्ड्स के अंदर, टोल्ड के अंदर। ठीक है, और साथ के साथ जो सेड होता है पास्ट टेंस में वो किस में बदलता है, सेड में बदलता है। टेंस है वो अगले वाले टेंस में बदल जाता है, मतलब सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो वो किस में बदल जाएगा, पास्ट सिंपल टेंस के अंदर बदल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन है, राहुल सेड माई सिस्टर इज वेरी हेल्पफुल। तो ये कैसे किस में बदलेगा, सेड किस में बदलता है, सेड के अंदर। तो राहुल, ये गलत है यहाँ पे, राहुल सेड दैट इज सिस्टर वॉज वेरी हेल्पफुल होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, आई सेड टू हर हाउ लॉन्ग विल यू स्टे देयर। तो ये किस में बदलेगा, ही आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे देयर। हेयर किस में बदल जाता है, देयर के अंदर। अगले वाला क्वेश्चन है, इज अंकल सेड टू अस आई विल गिव यू ए ट्रीट टू नाइट। तो इज अंकल टोल्ड अस, उस अंकल ने कहा, वी वुड, जो फर्स्ट है वो किस में बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। आई
और वी है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और ही, सी, इट और दे जो थर्ड होता है, थर्ड सब्जेक्ट होता है, वो किसी में चेंज नहीं होता, सेम टू सेम आता है। तो ये किस में बदल जाएगा, ही वुड गिव ऐसे ट्रीट विद दैट नाइट। अगला क्वेश्चन है, सीमा सेड टू हर पेरेंट्स आई विल नीड योर सपोर्ट। तो सीमा टोल्ड हर पेरेंट्स वुड दैट ही वुड नीड हर सपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, रिहू सेड वाओ दैट्स ब्यूटीफुल। तो ये किस में चेंज होगा, रितु टोल्ड दैट वाओ दैट वाज ब्यूटीफुल। तो ये होंगे इसके आंसर। अब अगला आपको क्या करना पड़ेगा, मॉडल करना पड़ता है। मॉडल भी मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आई कुक डिनर फॉर एवरीवन। तो इसमें क्या है, मैं इसका अर्थ बता देता हूँ फिर समझाऊँ कैसे आया कैन। आई कुक डिनर फॉर एवरीवन, मैंने सभी के लिए खाना पकाया। तो खाना पकाना ये किसी भी इंसान की क्या एबिलिटी है, योग्यता है। और एबिलिटी के लिए हमेशा कैन और कुड जो मॉडल है उनका यूज किया जाता है। कैन प्रेजेंट टेंस में और कुड पास्ट टेंस में यूज किया जाता है। तो ये एवरीवन है, ये किसके प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, इसलिए यहाँ पे कैन आ गया। अगला क्वेश्चन है, वुड यू लैंड मी योर स्कूटर प्लीज। तो क्या तुम मुझे अपना स्कूटर दोगे। तो पोलाइट रिक्वेस्ट है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, मी आया है। एवरीवन ओबेज द लॉ, प्रत्येक व्यक्ति को जो नियम है वो मानने चाहिए। देखो इस यहाँ पे मे भी आ सकता है और वुड भी आ सकता है। अगर ऑप्शन में वुड दे रखा हो तो आप वुड भी कर सकते हो। इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड भी आता है और मे भी आता है। अगला क्वेश्चन है, एवरीवन ओबे द लॉ। तो सभी को नियम कायदे हैं वो मानना चाहिए। तो ये क्या मतलब एक स्ट्रिक्ट नियम होता है, कानून के अनुसार इनको मानना चाहिए। तो इसके लिए किसका प्रयोग होता है, मस्ट के लिए। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए हमेशा किसका यूज किया जाता है, मस्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। और मोरल ऑब्लिगेशन होते हैं उसके लिए ओटू का यूज किया जाता है। द पेशेंट बी टेकन टू द हॉस्पिटल राइट वे। तो किसी भी जो व्यक्ति है उसको क्या हॉस्पिटल अभी के अभी भेज देना चाहिए। तो ये क्या इमरजेंसी है, ये काम करना जरूरी है। कोई भी काम करना आवश्यक हो ऐसे है उसके लिए हमेशा मस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। इट मे स्नो टुमेरो, तो कल क्या हो सकती है, जो बर्फ पड़ सकती है। तो पॉसिबिलिटी होती है ना, उसमें 3 यूज किए जाते हैं, मे, माइट और मस्ट, ठीक है। मॉडल मे किसके लिए यूज किया जाता है, मतलब संभावना के लिए, बारिश हो सका है, बर्फ पड़ सका है ना, कल खेले ना जा सका, हाँ, ये सब चीजें है ना, इसके लिए हमेशा मे का यूज किया जाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। सेम संभावनाओं को पास्ट टेंस में माइट में यूज किया जाता है। मस्ट कहीं की चीज़ों के लिए यूज करी जाएंगी, जहाँ को देश का कोई कानून मानना चाहिए अपना ने, है ना। और साथ के साथ अगर ऑटो नहीं दे रहे हो तो ओल्डर लोगों को मानो चाहिए। पुलिस जो अपना कानून ही वह मानो चाहिए। हर सब चीज़ें सोल्जर ने अपने देश की सुरक्षा करनी चाहिए। तो हर सब जगह का क्वेश्चन ही ना इमरजेंसी का, उनके साथ किसकी को यूज करे जाओ, मस्ट को यूज करे जाओ। अगला क्वेश्चन है, योर ड्रीम कम ट्रू। तो क्या आपका जो सपना है वो सत्य साबित हो सकता है। तो यह भी संभावना है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो क्या होगा, मे आओगे। ई नंबर क्वेश्चन है, यू ज्वाइन अस फॉर द ट्रिप। तो तुम मुझे क्या ट्रिप के लिए ज्वाइन कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, कैन का यूज होगा। तो यह सब था ग्रामर। मैं अपना तरफ से पूर्ण रूप से कोशिश करिए कि भाई था ना ग्रामर में ना सिर्फ आंसर बताऊं बल्कि कॉन्टेस्ट भी बताऊं या कॉन्सेप्ट भी बताऊं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन करना था 4 दे रखा था उनमें से। व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ ट्रस्टी विद डेस्टिनी। हाँ, यह चीज़ बता सकूँ, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, लेकिन ये जो पर्सन है ना ये डिफरेंट हो सके था यूनिवर्सिटी के हिसाब। तो ये चीज़ चेक कर लियो एक बार। तो व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ द ट्रस्टी विद द डेस्टिनी। तो जो ट्रस्टी विद डेस्टिनी नामक चैप्टर हो उसकी जो मुख्य मैसेज के हो, मतलब सारांश के हो को वह बात करूँगा। तो ये क्या बात हो, ए ट्रस्टी विद द डेस्टिनी, नेहरू गिव्स ए लिवली पिक्चर ऑफ द हिस्टोरिक रिचनेस ऑफ इंडिया। देखो लिवली मतलब संजीव, जीवित, हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक, रिचनेस मतलब अमीरी, ठीक है। तो इसको अर्थ क्योंकि नेहरू है, जो जवाहरलाल नेहरू है वो भारत की एक जो बहुत पुराना इतिहास रही है, बहुत समृद्धशाली, मतलब अपन जैसे सोना चिड़िया कहा करता ना भारत ने, उस चीज़ को एक व्यापक रूप से अपनी कहानी में लिखने की कोशिश करी है भारत के ऊपर। एक्सप्रेस इज होप फॉर द इक्वल ग्रेट, और इस चीज़ की होप मतलब आशा, इस चीज़ की आशा करी है कि आगे जाके भारत और महान हो सके है। इफ नॉट ग्रेटर मतलब ज़्यादा पिछलों ज़्यादा भी महान नहीं होता है भारत को भविष्य। फॉरगेट अबाउट द सेक्रीफाइसेस ऑफ द इंडियन फ्रीडम फाइटर्स एंड वर्क ऑफ द न्यू सिटीजन्स। अगर भारत को जो भविष्य है वो और ज़्यादा उज्जवल हो सका है
भारतीय लोगन है वह जो फ्रीडम फाइटर है उनको सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। देखो इनके नई भारतीय नागरिकों को काम से बने रहने के लिए समान रूप से महान नहीं है तो भविष्य की आशा व्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द ऑथर मीन द हिस्टोरिक मोमेंट इन द ट्रस्टी विद डेस्टिनी। तो हिस्टोरिक मोमेंट के थो तो हिस्टोरिक मोमेंट को मीन्स के हो जो स्वतंत्रता दिवस थो जो 15 अगस्त 1947 में मनाए गए थो, है ना, वही चीज़ ने क्या बताई गई है, हिस्टोरिक मोमेंट बताई गई है। अगला नंबर क्वेश्चन है व्हाट डज द मार्टिन लूथर किंग होप आई हैव ड्रीम। तो मार्टिन लूथर किंग का जो के होप थी, आशा थी आई हैव ड्रीम के अंदर, वो बता दूं। मार्टिन लूथर किंग JR आई हैव ए ड्रीम स्पीच एट द मार्च ऑफ वाशिंगटन फॉर द जॉब। तो मार्टिन लूथर की के स्पीच दी थी वाशिंगटन के अंदर, उसके अंदर क्या लिखे तो कि जो जॉब है लोगन जो कार्य है मतलब जॉब मिलेंगी और स्वतंत्रता मिलेगी कार्यकन की। द हिस्टोरिक स्पीच इमेजिन ए फ्यूचर अमेरिका विद द फ्रीडम एंड इक्वलिटी फॉर ऑल। जो मार्टिन लूथर वो पूरा लोगों ने स्पीच दी और बतायो कि आने वाला जो अमेरिका को भविष्य है ना वो सभी लोगों के लिए क्या होगा, इक्वल होगा। अमेरिका में सबसे बड़ी जो दिक्कत है वह क्या चीज़ की है, भारत में जातिवाद की है, अमेरिका में की दिक्कत है श्वेत व अश्वेत की। अगला क्वेश्चन है What was Dr. King main objective with the speech I have a dream। तो जब ओरिजिनल इंटेंट बिहाइंड द मार्टिन लूथर किंग JR I have a dream speech was a appeal to an economic and the employment inequality। तो एक अंदर के स्पीच के अंदर अपील करी थी कि जो इकोनॉमिक जो आर्थिक रूप से और जो रोजगार के रूप में जो इनइक्वलिटी असमानता जो फैल रही है ना वह दूर होनी चाहिए। किंग मार्टिन लूथर को क्या बिलीव थो, विश्वास थो मार्केट ऑपरेशन ऑफ द अमेरिका इकोनॉमी इन प्रोपोगेटेड मतलब बढ़ना, धीरे धीरे जो मार्केट है जो बाजार है वो अमेरिका को वो बढ़ेगो। अनएम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन एंड इकोनॉमिक जस्टिस अब दूर हो जाओगी। अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ बेरोजगारी, डिस्क्रिमिनेशन मतलब असमानता, इकोनॉमिक मतलब पिसो और इनजस्टिस मतलब अन्याय। तो अन्याय होगो, बेरोजगारी होगी, असमानता, ये सब चीज़ें दूर हो जाएंगी और अमेरिका को बहुत उज्जवल भविष्य है। तो ये 4 क्वेश्चन आया था। अब तो पैसेज था करना तो यूनिट नंबर 3 में 1 पैसेज जाऊंगा और 2 क्वेश्चन करना होगा था, ठीक है, पैसेज भी कराऊंगा। देखो पैसेज करण का तरीको बता दूं था, मैं बार बार बता रही हूँ ये सब चीज़ें। पैसेज करण को 2 तरीकों है। सबसे पहले पैसेज का क्वेश्चन पढ़ो थी, फिर समझो कि कयो के जा रहे हैं, उसके बाद में पैसेज पढ़ो। तो सबसे पहले क्या है, फर्स्ट मेंशन एनी 2 मेजर कंसर्न ऑफ द न्यूक्लियर फैमिलीज। कंसर्न को अर्थ के मतलब चिंता, न्यूक्लियर मतलब क्या, छोटी, फैमिली मतलब परिवार। तो यह चीज़ क्या बताना चाह रही है कि जो छोटा परिवार है उनकी के दिक्कत हो सके हैं, के चिंताएं, के प्रॉब्लम सामने निकल के आई हैं। दूसरा नंबर क्या है, हु अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। तो यह समस्या के लिए कौन कौन जिम्मेदार है, चीज़ पर बात करी गई है जो प्रॉब्लम पे। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन चैरिटी बिगेन्स एट होम। तो चैरिटी बिगेन एट होम है, एक ऊपर के एक्सप्रेशन ही कवि का। चौथा नंबर क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एटमॉस्फेयर इन द जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली रहे उन कया को मतलब जो माहौल है वो कया को रही पर बात करनी है था ना। और लास्ट नंबर क्वेश्चन तो जो एक वोकेबलरी को भी क्वेश्चन होगा, 5-4 पैसेज में 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन वोकेबलरी को पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या हो, रेस्पेक्ट आता है। तो चलो शुरू करते हैं पैसेज को। पहले क्वेश्चन के क्वेश्चनों को पढ़ो, क्वेश्चन पढ़े जाओ थान के बेरो पढ़ो कि यो शायद यो जो पैसेज है यो क्या छोटी फैमिली और मतलब और जो साथ रहने वाली फैमिली का बारे में है, ठीक है। तो पढ़ाना के बताए गए हैं और फिर क्वेश्चन देखने की कोशिश करांगा। द कल्चर ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली इज इन फैशन। मतलब कल्चर क्या है, संस्कृति। आजकल क्यों गो छोटी फैमिली मतलब एक जगह को नहीं, अलग अलग रहने को, न्यारा रहने को के कॉन्सेप्ट चाल पड़ो। पेरेंट आर ऑफ्टन हर्ड कंप्लेनिंग अबाउट द डिफिकल्टी इन ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन। तो पेरेंट्स ही जो माता पिता ही उनकी के कंप्लेन है, उनकी के शिकायत है कि बच्चा ही ब्रिंगिंग मतलब क्या, उनको लालन पालन करना। आजकल क्या कि बच्चा को जो पालन पोषण करना वो धीरे धीरे बहुत मुश्किल होता जा रहा है बड़ी फैमिलियों के अंदर। तो एक लिए छोटी फैमिली रखनी ज़्यादा प्रीफर करें। टू मच ऑफ फ्रीडम इज इन डिमांड। आजकल क्या हो, हर आदमी है ना अपनी स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता व स्वतंत्रता चाहिए, ठीक है। टू मच इंडिपेंडेंस, ओवरनाइट पार्टीज, एक्सपेंसिव एक्स्ट्रावेजेंस। अर्थ बताऊँ एक एक चीज़ को।
इंडिपेंडेंस की और स्वतंत्रता, ओवरनाइट मतलब रातों रात की जो पार्टी मजा लेना वो, एक्स्ट्रावेजेंस की और खर्चों। तो क्यों गो आजकल लोगों बहुत ज़्यादा तो स्वतंत्रता चाहिए, पूरी रात पार्टी वगैरह मतलब मौज मस्ती चाहिए, बहुत ज़्यादा खर्चों करना चाहिए, और टाबरन के बहुत ज़्यादा क्या मिलना चाहिए, रुपया मिलना चाहिए, पॉकेट मनी चाहिए। ठीक है, उन बच्चों की क्या दिक्कत है, नो टाइम फॉर स्टडीज एंड फैमिली। उन टाबरन के खर्चों चाहिए, मौज मस्ती चाहिए, पिस्सा चाहिए, सबकी भी चाहिए, लेकिन पर टाबर पढ़ाई ना और क्या है अपनी जो फैमिली है उन्हें टाइम कौन दे रहा। ऑल दिस इज ए कॉमन क्राई फॉर सच फैमिली। तो जो छोटी फैमिली रह रही ना आजकल एकला रह रहे हैं उन फैमिलिया की यह सब बड़ी दिक्कत है। तो जो पहला क्वेश्चन तो ना कि व्हाट आर द टू मेजर कंसर्न ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली, तो इम के है वो क्वेश्चन को क्या आंसर देना है, टू मच फ्रीडम इन डिमांड, ओवरनाइट पार्टीज, एक्सेसिव एक्स्ट्रा मेजेंट एंड पॉकेट मनी, नो टाइम फॉर स्टडी एंड द फैमिली आर द कॉमन क्राई फॉर द सच फैमिली। तो ये उरों लेके उरा तक थे लिख देता। तो आज तो छोटा रूप लिखना चाहो तो नो टाइम फॉर द स्टडी एंड फैमिली, ना तो पढ़ना चाहो बेटा पर और ना भैया अपनी रिश्ता टाइम देना चाहो, माता पिता टाइम देना चाहो। आर नॉट पेरेंट्स देमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पिटीफुल स्टेट, पिटीफुल मतलब क्या दयनीय स्थिति, जो माता पिता हैं वह खुद है ना ये चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं। रिस्पॉन्सिबल को अर्थ क्या है, रिस्पॉन्सिबल को अर्थ है उत्तरदायी होना। तो भाई कुछ हद तक है ना सिर्फ टाबर ही जिम्मेदार को नहीं, माता पिता भी चीज के लिए जिम्मेदार ही। द बेसिक नीड ऑफ ग्रोइंग यूथ इज द फैमिली लव। तो जो बच्चा की जो अपब्रिंगिंग है या फिर जो बच्चा की जो पालन पोषण है उनमें जो माता पिता को बहुत बड़ा योगदान रहा है, परिवार को, प्यार को, बॉन्डिंग अलोंग विद द मोरल वैल्यूज। मतलब बच्चा ने प्यार करना चाहिए, माता पिता ने है ना अटेंशन देना चाहिए, मतलब उनको ध्यान रखना चाहिए, और उन्हें क्या देनी चाहिए, मोरल वैल्यूज, नैतिक कर्तव्य समझाना चाहिए। वन शुड नॉट फॉरगेट दैट चैरिटी बिगेन एट होम। मतलब अपना यह नहीं भूलनी चाहिए कि बच्चा की जो पहली कक्षा है बाकी वह घर है। चैरिटी को अर्थ क्यों, दान। अब अपन बालक ने के चीज जान देश का के देश का अपन मोरल वैल्यू सिखास का, नैतिक कर्तव्य संस्कार देश का, प्यार कर सका, बॉन्डिंग कर सका, लव कर सका, यही सब चीजें क्यों है इंसान के लिए चैरिटी हुआ। तो ये क्वेश्चन का आंसर थे द बेसिक से लेके मोरल वैल्यूज तक लिख सको। इंडिपेंडेंस एंड इंडिविजुअलिटी बोथ नीड टू बी रिस्पेक्टेड। हाँ यह बात सही है कि कोई भी व्यक्ति की स्वतंत्रता और निजी जीवन है उसको भी सम्मान करना चाहिए। ऑर्डर टू मेंटेन द स्टैनिटी ऑफ द फर्मली, स्टैनिटी को अर्थ है पवित्रता। भाई कोई भी इंसान को निजी जीवन भी हुआ है, इस चीज़ को भी अपना ध्यान रखना चाहिए, उसकी पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। चिल्ड्रन आर टुडे आर टू बी हैंडेड विद द टेक्ट इन ऑर्डर टू ब्रिज द ओवर वाइडिंग जनरेशन गैप। आजकल एक बड़ी दिक्कत यह भी होगी कि जनरेशन गैप जय की दिक्कत भी सामने आने लगी। भाई क्यों वो आजकल का जो थारा माता पिता है उनका सामने भी यह दिक्कत है, देखा दो कि भाई ये चीज़ को तो थाने बेरे को नहीं, यह चीज़ क्या, यह कौन सी दिक्कत है, जनरेशन गैप की दिक्कत है। ओनली द रिस्पॉन्सिबल डिमांडेड नीड टू बी फुलफिल। मतलब क्या, बच्चा की वही डिमांड पूरी करनी चाहिए जो मतलब क्या जरूरी ही, रिस्पॉन्सिबल ही, मतलब भाई जो जरूरत वाली डिमांड है ना भाई पूरी करो टाबरा की थी। हैज देयर आर टू मैनी एक्सपेंसेस टू मीट एंड टू मैनी सोशल ऑब्लिगेशन टू बी टेक केयर ऑफ द पेरेंट्स। मतलब क्या है, बच्चा ना ज़्यादा भी खर्चों करने के लिए पिछो मत दो और ज़्यादा भी अच्छा ज़्यादा भी केयर मत करो बच्चा की, मतलब इतनी केयर करो जितनी जरूरत है। आवर फोर फादर्स लिव्ड हैप्पीली इन जॉइंट फैमिली। अपना जो पूर्वज होया करता भाई कि एक जगह रहा करता। चिल्ड्रन लव टू लाइव विद देयर कजन्स। भाई जो बच्चा ही वह अपना काका ताऊ का टाबरा साथ भी रहना पसंद किया करता। लर्न टू एडजस्ट विद अदर, और साथ के साथ दूसरा का साथ रहना भी पसंद किया करता। दे हैड परफेक्ट हारमोनी बिटवीन द जनरेशन, और साथ के साथ क्या थो उनको क्या हारमोनी मतलब मिलजुल के रहना ज़्यादा पसंद किया करता। दे नेवर एग्जिस्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ ओल्ड एज होम। और उस पुराने टाइम में क्या करते वर्द आश्रम जैसा कॉन्सेप्ट को नहीं करता कि बूढ़ा ठहरा आदमी भी घर में रिया करता। देर वॉज ए डीप रेस्पेक्ट फॉर द फर्मली एल्डर, और जो बूढ़ा लोग हैं उनको भी क्या है बहुत मान सम्मान होया करते। लव केयर एंड कंसर्न फॉर द यंगस्टर। आजकल ये चीज़ के ही जो यंगस्टर ही नेडी जनरेशन है ना उनकी दिक्कत ही। इवन फॉर द माइनर फैमिली डिफरेंस सोल्ड एमिकली, और हमें जल्दी से जल्दी सोल्व करनी चाहिए। तो देखो जो 2 नंबर क्वेश्चन पूछे गए तो हु अकॉर्डिंग टू द पैसेंजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। तो देखो ये क्वेश्चन को उत्तर था नूर देखने लग रहे हो। आर नॉट पेरेंट्स देमसेल्फ रिस्पॉन्स फॉर द पिटीफुल स्टेट। देखो
कोई बालक कति समझ में को नहीं आओ इंग्लिश, वो क्या है रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल मिला लियो, ठीक है। जठ्यों जो कोमा लेके कोमा मिला लियो, जब टाबर पढ़ा मिलाया करता ना भैया, तो यो क्वेश्चन उरो लिख दियो कि जो माता पिता भी है ना वे भी रिस्पॉन्सिबल है सिचुएशन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन चैरिटी बिगेन्स एट होम। तो अभी हम ढूंढो चैरिटी बिगेन एट होम कठीसी है और चैरिटी बिगेन हो, तो इस जो ऊपरली लाइन है ना द बेसिक नीड मोरल वैल्यू वाली, या क्या लिख दियो थे। अगला क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द एटमोसफेयर एट द जॉइंट फैमिली। अब थे बताओ एक साथ रहने का क्या फायदा ही, जॉइंट फैमिली में टाबर, जॉइंट फैमिली की बात कठीसी हुई थी, मिलाओगा जना। देखो फोर फादर लिव इन जॉइंट फैमिली, आगे मिलाओ चिल्ड्रन लव टू लिव विद देयर कजिन्स, लव टू एडजस्ट विद अदर्स। तो यो क्वेश्चन उरों लेके उर तक लिख को कि बच्चा इन अपना कजन का साथ लिया करता, एडजस्ट करना सीखा करता, हारमोनी लिया करती अगली जनरेशन में, ठीक है। ये सब लिख को। जो अगलो एक वोकेबलरी को क्वेश्चन थो वो क्या थो, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स रिवरेंस। रिवरेंस को अर्थ क्यों, आदर, तो आदर को क्या अर्थ है, रेस्पेक्ट। अब दो क्वेश्चन और था एक अंदर जो थारे पेपर में पूछा जाए कंप्रीहेंशन में, वह कौन सा ही, राइट ए सीवी फॉर द पोस्ट ऑफ द कॉलेज लेक्चरर। कॉलेज लेक्चर की पोस्ट के लिए थान के जॉब एप्लीकेशन लिखनी है और एक न्यूज़ रिपोर्ट लिखनी थी रोड एक्सीडेंट की। तो यह दोनों की दोनों में प्रॉपर क्लास लेके थाने कराऊंगा। तो यह पूरी की पूरी आंसर की थी। धन्यवाद।